हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धि के बारे में, जो थर्ड ग्रेड में इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। बुद्धि साइकोलॉजी में पहले देखते हैं बुद्धि लब्धि आईक्यू क्या होता है। व्यक्तिगत भिन्नता परीक्षण, फ्रांसिस गाल्टन ने कहा है, व्यक्तिगत भिन्नता परीक्षण होता है वो बुद्धि लब्धि कहलाती है। मानसिक योग्यता परीक्षण रेमंड कैटल ने कहा है बुद्धि लब्धि को, ये आपको याद रखना है। पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन, बिने साइमन परीक्षण भी कहते हैं इसे, ये फ्रेंच भाषा में दिया था। मंद बुद्धि व पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी था। पहला पेपर पेंसिल टेस्ट भी यही था 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये याद रखना, पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने दिया था। इसके बाद देखते हैं 1908 में इसमें पहला संशोधन हुआ, ये भी बिने और साइमन ने ही किया था। इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया मानसिक आयु का, यानी एमए का, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया 1908 में। किसने दिया? बिने और साइमन ने। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ये सब रटने वाला टॉपिक है। पहला परीक्षण 1905 में आया था, 1908 में पहला संशोधन हुआ, इसमें एमए का कॉन्सेप्ट दिया बिने और साइमन ने। व्यक्ति के जन्म से लेकर वर्तमान तक की आयु को तैतिक आयु कहा जाता है। तैतिक आयु कहते हैं वर्तमान तक की आयु को। ये बुद्धि परीक्षण द्वारा उसके निष्पादन की तुलना उससे कम अथवा अधिक आयु के औसत निष्पादन से करने के पश्चात प्राप्त आयु को मानसिक आयु कहते हैं, यानी एमए कहते हैं। उसके बराबर के व्यक्ति से निष्पादन यानी तुलना करने से। 1911 में अंग्रेजी संस्करण दिया था इस बिने साइमन टेस्ट का, हेनरी गोडार्ड ने अंग्रेजी संस्करण दिया था। इसमें बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया और कब दिया। आगे देखते हैं 1912 में विलियम स्टर्न, ये जर्मन के थे, इन्होंने स्टर्न ने एक संप्रत्यय दिया, कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें मानसिक आयु में तैतिक आयु का भाग देकर प्राप्त किया जाता है। बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, MA/CA, ये सूत्र MA/CA वाला सूत्र स्टर्न ने दिया 1912 में। 1916 में लुईस टर्मन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से बुद्धि परीक्षण में दूसरा संशोधन किया था और बुद्धि परीक्षण की मापनियों में संशोधन किया। नाम रखा स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। टर्मन ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया और कॉन्सेप्ट वैश्विक लोकप्रिय और नवीनता स्वरूप दुनिया के सामने लाया। टर्मन ने नवीन स्वरूप कब लाया? 1916 में। आईक्यू का क्या सूत्र बना दिया? MA/CA × 100। अधिकतर यही पूछा जाता है या पहले वाला पूछा जाता है। IQ बराबर MA/CA × 100, ये किसने दिया? ये टर्मन ने सूत्र दिया। और स्टर्न का पूछे तो MA/CA ओनली, गुणा 100 लगते ही टर्मन का हो जाएगा। स्टर्न का पूछे तो MA/CA। आगे देखते हैं, इन्होंने एक सारणी भी दी। प्रतिभाशाली की बुद्धि लब्धि होती है, IQ होता है 140+, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। प्रखर बुद्धि के 130 से 139, तीव्र बुद्धि के 120 से 129, उससे ऊपर 110 से, सामान्य से ऊपर 110 से 119। अब देखते हैं सामान्य, सामान्य की 90 से 109 होती है, ये भी अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखते हैं सामान्य के नीचे 80 से 90 और सीमांत मंद 70 से 79, मूर्ख बालक की 50 से 69। और नीचे के आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, मूर्ख बालक से लेकर जड़ बालक, यानी 0 से लेकर 70 तक मंदबुद्धि के बालक होते हैं। ये बेसिकली बार बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं बुद्धि। अब बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। आईक्यू का इतना ही कॉन्सेप्ट, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बन सकते हैं। देखो, पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया? 1905 में बिने और थियोडोर साइमन ने। फिर स्टर्न का सूत्र MA/CA, लुईस टर्मन का सूत्र आईक्यू का कॉन्सेप्ट प्रसिद्ध किसने किया? लुईस टर्मन ने, MA/CA × 100। और प्रतिभाशाली 140+ और सामान्य 90 से 109 और मंदबुद्धि 0 से 70 तक। आगे देखते हैं बुद्धि। बुद्धि की परिभाषा देखते हैं। बोरिंग ने क्या परिभाषा दी? बोरिंग सी परिभाषा दी है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। ये बोरिंग सी परिभाषा, बोरिंग ने जो परीक्षण मापता है वही बुद्धि है। सिरिल बर्ट ने बुद्धि जन्मजात संज्ञानात्मक क्षमता है। संज्ञानात्मक क्षमता किसने कहा? सिरिल बर्ट ने। बिने अच्छा निर्णय लेने, अच्छा बोध करने, अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता बुद्धि है, यानी अच्छा बिने ने कहा। आगे देखते हैं बुद्धि की विशेषताएं क्या रहने वाली है। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का योग है, अलग अलग क्षमताएं हैं, उनका योगफल है। बुद्धि द्वारा व्यक्ति सूझ का सहारा लेकर समस्या समाधान करता है। अपने कॉन्सेप्ट सूझ का सहारा लेकर समस्या का समाधान करता है। बुद्धि को व्यवहार की गुणवत्ता से आंका जाता है। आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन, उसकी गुणवत्ता से आंका जा सकता है।
बुद्धि ज्ञान व स्मृति नहीं है, ज्ञान और ओनली स्मृति नहीं। हालांकि ज्ञान व स्मृति बुद्धि के महत्वपूर्ण घटक भी है, लेकिन केवल बुद्धि ज्ञान और स्मृति नहीं है। बुद्धि में परिवर्तन, परिमार्जन संभव है, संशोधन भी संभव है। ऐसा बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति विवेकशील चिंतन करते हुए वातावरण के साथ समायोजन करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ एडजस्ट हो जाता है बुद्धि से। अब आगे देखते हैं बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। एक तो सामाजिक बुद्धि, एक अमूर्त बुद्धि, एक और मूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि को सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। समाज के महत्वपूर्ण पक्षों को समझना, समाज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उन्हीं के अनुसार व्यवहार करना। जैसे नेता, अध्यापक। नेता मंच पे खड़ा होकर आगे जनता को देख के उनको कैसे हैंडल करना, कैसे उनके बारे में अच्छे से कैसे बोलना है, ये सामाजिक बुद्धि का गुण होता है नेता में। अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट। अमूर्त विचार, विषय को समझना जिसमें मूर्तता ना हो। मानसिक प्रतिमा द्वारा, मेंटल कॉन्सेप्ट के द्वारा समस्या का समाधान करना, जैसे मैथ में होता है। श्रेष्ठ शैक्षिक और अकादमिक निष्पादन करना, इसे सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं अमूर्त चिंतन को, अमूर्त बुद्धि को। वैज्ञानिक शोधकर्ता, इसमें कवि में भी यही होती है अमूर्त बुद्धि। लेखक में कवि कल्पना करता है, कल्पना भी अमूर्त है। लेखक, दार्शनिक, गणितज्ञ, चित्रकार में ये टर्म ने इससे सबसे महत्वपूर्ण बताया है अमूर्त बुद्धि को। आगे देखते हैं नेक्स्ट, मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त विचार, विषय को समझना। हस्तकला कौशल ये मूर्त से संबंधित है। मूर्त चीज़ों को देखकर बनाता है। विषय, व्यवहारिक, व्यवहार में उपयोग ली जाने वाली बुद्धि, व्यवहारिक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसमें कुशल कारीगर, चालक, मूर्तिकार, इंजीनियर में होती है मूर्त बुद्धि। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज तो पियाजे ने दी, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक ने दी है। तो अब चर्चा करते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। बुद्धि के कारक के सिद्धांत, फैक्टर थ्योरी देखते हैं। एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी, प्रवर्तक है अल्फ्रेड बिने और साइमन गोडार्ड स्टर्न टर्मन ने। इसके समर्थक है या प्रवर्तक एक कारक के सिद्धांत के। इन्होंने कहा है बुद्धि एक शक्ति होती है जो अन्य सभी मानसिक गुणों का आधार होती है। इसे एक कारकीय सिद्धांत कहते हैं, एक कारक सिद्धांत भी कहते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी, द्विकारक टू फैक्टर थ्योरी किसने दी? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। थ्री फैक्टर भी स्पीयरमैन ने दी, ये याद रखना है। द्विकारक में क्या था? जी सामान्य कारक जनरल, विशिष्ट कारक स्पेसिफिक। विशिष्ट कारक ये 2 कारक दिए द्विकारक सिद्धांत में, जिसमें से सामान्य कारक ये जन्मजात होता है, सभी में वंशक्रम से प्रभावित होता है, वंशक्रम से प्रभावित होता है सामान्य कारक, और परिपक्वता तक वृद्धि होता है, वृद्धि होता रहता है यानी बढ़ता रहता है। और अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर, क्योंकि यह जन्मजात होता है, सभी में समान मात्रा में होता है। इस पर मैंने मानसिक ऊर्जा कहा है सामान्य कारक को। विशिष्ट कारक ये अर्जित कारक होते हैं, अर्जित किया जाता है जन्म के बाद। वातावरण से प्रभावित होता है, वातावरण कैसा मिलता है उससे प्रभावित होता है। जीवन भर वृद्धि होता रहता है, अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण से भी प्रभावित होता है विशिष्ट कारक स्पीयरमैन का। विभिन्न कार्यों में विभिन्न विभिन्न मात्रा होती है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग मात्रा हो सकती है। एस के विकास में जी सहयोगी होता है, मतलब सामान्य कारक स्पेसिफिक विशिष्ट कारक में विकास में सहयोगी होता है, सहयोग करता है। तो स्पीयरमैन का अगर क्वेश्चन आएगा तो यही पूछेगा, द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी किसने दी? स्पीयरमैन ने। कौन सा कारक है या कौन सा नहीं है? सामान्य कारक जी, इस विशिष्ट कारक एस, 2 कारक बताए हैं। और द्विकारक की आलोचना होने पर आगे चलकर स्पीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की। आगे देखते हैं समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी? लुइस थ्रस्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है। इसे प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसने 7 भागों में डिवाइड किया है बुद्धि को, 7 फैक्टर बताए हैं समूह कारक में। पहला वाचिक बोध, वर्बल एबिलिटी, वाचिक बोध। इसे आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो, MNPISVW, इसे भी याद कर सकते हो। शब्द प्रवाह, वर्ड फ्लुएंसी। संख्या योग्यता, न्यूमेरिक एबिलिटी। स्मृति योग्यता, मेमोरी एबिलिटी। प्रत्यासन योग्यता, परफेक्शन एबिलिटी। स्थानिक योग्यता, स्पेक्चुअल एबिलिटी। आगे देखते हैं आगमनात्मक तर्क योग्यता, इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी है। ये 7 बताएं। एक तो वाचिक बोध, शब्द प्रवाह, सांख्य योग्यता, स्मृति, स्मृति बुद्धि से संबंधित प्रत्यासन योग्यता, स्थानिक योग्यता, आगमनात्मक तर्क की योग्यता। ये 7 बताए। ऐसे ही पूछे जाते कौन सा है कौन सा नहीं है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आपको 10 क्वेश्चन 20 नंबर के साइकोलॉजी है, उसे अच्छे से पढ़ लेना है, ऐसे डीपली जाने की जरूरत नहीं है, जनरल पढ़ लेना है, तो भी आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे यहीं से। आगे देखते हैं बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस। इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक है।
बहुकारक है, मल्टी फैक्टर। आपको इंग्लिश में देखना, कंफ्यूज नहीं होना, मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक नहीं है, थॉर्नडाइक ने दी है। ये सामान्य बुद्धि की अवधारणा जी को अस्वीकार किया है। ये बुद्धि की तुलना एक एटम यानी परमाणु से करते हैं थॉर्नडाइक। इन्होंने बुद्धि के 4 पक्ष बताए। एक तो स्तर, ये लेवल क्या है, क्षेत्र एरिया, और किस रेंज यानी सीमा तक, और गति स्पीड के बारे में बताया है। ये 4 पक्ष थॉर्नडाइक ने बताए हैं। आगे देखते हैं तरल बुद्धि ठोस बुद्धि सिद्धांत या जीसी थ्योरी। इसके प्रतिपादक है कैटल और हॉर्न। कैटल और हॉर्न तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि ये सेम वैसी ही है स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत की तरह। तरल बुद्धि स्पीयरमैन के सामान्य बुद्धि के समान है, जन्मजात कारक है, वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं, परिपक्वता तक वृद्धि होती है, अभ्यास अनुभव प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, सभी में समान मात्रा में होता है। और ठोस बुद्धि में स्पीयरमैन के विशिष्ट कारक के समान है, अर्जित का होता है, वातावरण से प्रभावित होता है, जीवन भर वृद्धि होती है, अभ्यास अनुभव प्रशिक्षण से प्रभावित होती हैं, विभिन्न कार्यों में विभिन्न मात्रा में होती है। और ठोस बुद्धि के विकास में तरल बुद्धि सहायक होती है। ये सेम ही है, ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि, कैटल और हॉर्न। त्रिआयामी 3D थ्योरी या त्रिविमीय सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं जेपी गिलफोर्ड। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, कोई सा भी टीचिंग एग्जाम हो। बुद्धि का संरचना मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं। इस बार रीट में भी आया है, ये व्यवस्थित करवाया L2 में। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद L1 में भी एक क्वेश्चन आया है रीट में, जिसमें से पूछा ये कौन सा त्रिविमीय सिद्धांत से संबंधित है या नहीं है, ऐसा कुछ था। तो इसमें संक्रिया कितनी बचाई, 6 संक्रिया, विषय वस्तु 5 है, कंटेंट, और उत्पाद प्रोडक्ट 6 है, तो इनका गुणन उत्पाद 180 होगा। ये 3 आयाम याद रखना है, संक्रिया ऑपरेशनल, विषय वस्तु कंटेंट, उत्पाद प्रोडक्ट। संक्रिया में सूचनाओं की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया का गणना का प्रारूप होता है, मानसिक गणना का प्रारूप। इसमें कॉग्निशन संज्ञान, स्मृति अभिलेख मेमोरी रिकॉर्डिंग, स्मृति धारण मेमोरी रिटेन, अभिसारी चिंतन कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग, मूल्यांकन इवल्यूशन। ज़्यादा डीपली क्वेश्चन बना तो ऐसे बनेगा, कौन सा संक्रिया से संबंधित नहीं है, इनमें से 3 होंगे, चौथा कोई अलग दे दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं विषय वस्तु में सूचनाओं का प्रारूप होता है। इसमें दृश्य विजुअल, श्रव्य ऑडियो, शब्द, संकेत, व्यवहार, ये आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले 5 विषय वस्तु के। विषय वस्तु में दृश्य, श्रव्य, शब्द, संकेत और व्यवहार आते हैं। आगे देखते हैं उत्पाद में विषय वस्तु पर संक्रिया के पश्चात प्राप्त परिणाम। इसमें इकाई, वर्ग होता है, पद्धति, संबंध, रूपांतरण, आशय। इकाई, वर्ग, पद्धति, संबंध, रिलेशन, रूपांतरण, आशय, ये 6 रहने वाले हैं। गिलफोर्ड ने प्रारंभिक मॉडल में स्मृति अभिलेख, स्मृति धारण और दृश्य श्रव्य अलग अलग नहीं थे, किंतु अंत में कुल प्रकोष्ठों की संख्या 120 थी शुरू में प्रारंभिक मॉडल ने। बाद में संशोधन करके दृश्य श्रव्य को अलग किया दिया, तो प्रकोष्ठों की संख्या 150 हो गई। और दूसरे संशोधन में इस स्मृति के पक्ष को अलग अलग कर दिया और प्रकोष्ठों की संख्या 180 होगी। अभी वर्तमान में 180 है। आगे देखते हैं जेपी गिलफोर्ड का हो गया बहुबुद्धि सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें सीटेट में, केवीएस, कोई भी एग्जाम दे दो, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुबुद्धि से। इसके प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि की प्रकृति एकांकी यानी एक ना होती है, बहुत सी बुद्धियाँ एक साथ कार्य करती है, और एक बुद्धि का कम अधिक होना यह तय नहीं करता है कि अन्य बुद्धि भी कम होगी या अधिक होगी। कोई गणित अच्छे से सोल्व कर पा रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी हिंदी अच्छी हो या अच्छी नहीं हो। ये बताता है कि एक बुद्धि का अच्छा होना दूसरी बुद्धि का कम या अधिक होना कोई निर्भर नहीं करता है। इनकी बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड्स। आरंभ में 7 प्रकार की बुद्धियां बताई थी। इनकी बुक भी बार बार पूछी जाती है। पहली बुद्धि है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें भाषा का प्रयोग होता है, जो अधिक भाषा का प्रयोग करता है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाषाई बुद्धि किस में होती है, तो कवि में होती है, लेखक में, नेता में, अध्यापक में। ये इनके उदाहरण रहने वाले हैं। आगे देखते हैं तार्किक बुद्धि, जो लॉजिकल मैथमेटिकल, लॉजिक से संबंधित गणित और तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं, उनसे संबंधित हैं, तो गणितज्ञ, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता हो जाएंगे। आगे देखते हैं शारीरिक गतिक, बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, जिसमें शरीर की गति हो, नाम से ही पता चल रहा है, शरीर के अंगों का कुशलता से उपयोग करना। इसमें खिलाड़ी हो जाएंगे, नर्तक, वाहन चालक, नाविक, शल्य चिकित्सक भी हो जाएंगे। आगे देखते हैं स्थानिक बुद्धि, स्थानिक त्रिआयाम के स्थान विशेष को समझना। इसमें आर्टेक वाहन चालक हो जाएगा, नाविक, विमान चालक, शल्य चिकित्सक भी आ सकता है। इसमें सांगीतिक बुद्धि आगे 5 नंबर, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत के पक्षों को समझना। इसमें उदाहरण है गायक,
संगीतकार, ये सांगीतिक बुद्धि के से संबंधित है। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये थोड़ी इन दोनों में कंफ्यूज होगे। अंतरा व्यक्ति बुद्धि, इंटरपर्सनल में आपको क्या ध्यान रखना है, इंटरनेशनल मतलब एक देश से दूसरे देश, तो दूसरे की भावनाओं को, विचारों को समझना, ये इंटरपर्सनल। इंग्लिश वाला शब्द देख लेना, इंटरपर्सनल लिखा है तो इंटरनेशनल से जोड़ देना, इंटरनेशनल तो मतलब दूसरे की भावनाओं से, विचारों से संबंधित, ये दार्शनिक मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे। और अंतराव्यक्तिक बुद्धि में इंट्रा यानी खुद के अंदर स्वयं की भावना और विचारों को समझना, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु हो जाएंगे। आगे देखते हैं 8 नंबर प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें प्रकृति के पक्षों को समझना, उदाहरण शिकारी हो गया, किसान, पर्यावरणविद हो जाएगा। 9 नंबर अस्तित्ववादी बुद्धि, ये मनुष्य का अस्तित्व और जीवन मृत्यु से संबंधित पक्षों पर चिंतन करना होता है। इसमें साधु संत, दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु आ जाएंगे। आगे देखते हैं अन्य कार्य के बुद्ध सिद्धांत है। सैम्पलिंग सिद्धांत, ये थॉमसन ने दिया, इनके नाम याद रखने हैं। सैम्पलिंग सिद्धांत थॉमसन का, त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल का, पदानुक्रमिक सिद्धांत ऑर्थर जैनसन का, 2 चरण दिए थे ऑर्थर जैनसन ने, और एक पदानुक्रमिक फिलिप बर्नन और सिरिल बर्ट ने 3 चरण दिए थे। इसमें अधिकतर ये 3 चरण वाला ही पूछा जाता है, फिलिप बर्नन और सिरिल बर्ट, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। आगे देखते हैं सूचना प्रक्रम या प्रक्रिया प्रदान सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसमें पहला सिद्धांत है, इसमें 2 ही सिद्धांत है। पहले है त्रितंत्रीय त्रिचापीय सिद्धांत, इसके प्रतिपादक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है। इसने 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार की बताई है इन्होंने पहली बुद्धि कंपोनेंट घटकीय बुद्धि बताई है, इंटेलिजेंस। इस बुद्धि की सूचनाओं को ग्रहण करके उनका उचित विश्लेषण करते हुए निश्चित समस्या समाधान किया जाता है घटकीय बुद्धि से। इसके 3 घटक है, घटकीय बुद्धि के भी 3 घटक हैं। 3 घटक कौन से, एक ज्ञानार्जन, नॉलेज कंपाउंड, ये सूचनाओं को ग्रहण करने, उनके संकेतन, संयोजन, तुलना से संबंधित है ज्ञानार्जन। अधि मेटा घटक या मेटा कंपाउंड, ये उच्च स्तरीय घटक है जो सूचना को विश्लेषण और क्या क्या नहीं है से संबंधित है। तीसरा है निष्पादन घटक, परफॉर्मेंस कंपाउंड, ये किसी कार्य की निष्पादन और उससे प्राप्त परिणामों से जुड़ा हुआ होता है, निष्पादन घटक। दूसरा है अनुभविक बुद्धि, अनुभविक बुद्धि, इसमें इस बुद्धि के अंतर्गत अनुभवों का सृजनात्मक ढंग से उपयोग करते हुए समस्या समाधान किया जाता है। और तीसरा घटक है, इन्होंने बताया सांदर्भिक बुद्धि, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, बुद्धि का वह स्वरूप जो दिन प्रतिदिन की पर्यावरणीय मांगों से निपटने के लिए कार्य करता है। इससे व्यवहारिक, व्यावसायिक अथवा प्रासंगिक बुद्धि भी कहते हैं सांदर्भिक बुद्धि को। ये व्यवहारिक, व्यावसायिक अथवा प्रासंगिक जो दिन प्रतिदिन में काम ली जाती है। आगे देखते हैं दूसरा पास मॉडल। पास मॉडल में यही याद रखना है, जैक नाग, लिरिदास किर्बी, इन्होंने दिया था पास मॉडल। इसमें अवधान, अटेंशन, प्रकूट संकेतन होता है, योजना बनाना, प्लानिंग होती है, 3 स्टेज हैं। ये थे सिद्धांत। अब आगे के बुद्धि के परीक्षण, बुद्धि के परीक्षणों में से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इन्हें भी देखते हैं। बुद्धि के परीक्षण एकांश के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो शाब्दिक यानी वाचिक परीक्षण, एक अशाब्दिक या अवाचिक परीक्षण, नॉन वर्बल टेस्ट। क्रियान्वयन के आधार पर एक तो व्यक्तिगत, एक व्यक्ति इंडिविजुअल किया जा रहा है, या सामूहिक ग्रुप में टेस्ट किया जा रहा है, इनके आधार पर। तो कुल मिलाकर 4 भागों में बांटे जाएंगे। एक व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, इसमें विनय साइमन आ गया, गोडार्ड परीक्षण, स्टैनफोर्ड विनय, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कौन सा व्यक्तिगत शाब्दिक है, कौन सा व्यक्तिगत अशाब्दिक है, या कौन सा सामूहिक शाब्दिक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। विनय साइमन के सभी अनुशीलनशील, ये आपको 4 याद रखना, विनय साइमन, गोडार्ड, ये हमने देखे ही हैं। तो ये व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। व्यक्तिगत अशाब्दिक में इसे क्रियात्मक परीक्षण भी कहते हैं। पिंडर पैटरसन परीक्षण, इसमें 15 परीक्षण होते हैं। इसमें आकार, फलक, चित्र विस्तार, चित्र पूर्ति परीक्षण होते हैं। आगे दूसरा मेरिल प्लमर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, इसमें ब्लॉक की सहायता से एक ढांचे का निर्माण करना होता है, मेरिल प्लमर ब्लॉक बिल्डिंग में। आगे पार्टियस भूल भुलैया परीक्षण, ये 3 से 14 वर्ष के बच्चों के अंतर्गत निश्चित भूल भुलैया हल करवाई जाती है। पार्टियस ने भूल भुलैया परीक्षण दिया था। आकार फलक परीक्षण, इसमें खाली स्थान के अनुरूप ढांचे में फिट करना होता है। इसमें गोडार्ड और सेंगोइन के परीक्षण महत्वपूर्ण है। चित्र निर्माण व चित्रपूर्ति, अलेक्जेंडर परीक्षण माला या बैटरी, कॉन्स ब्लॉन्ग डिजाइन इसके भाग है। क्यूब कंस्ट्रक्शन, पासा एलोंग परीक्षण, और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाट्य क्रियात्मक परीक्षण माला या निष्पादन, इसे कोस ब्लॉक डिजाइन, पासा एलोंग परीक्षण, और इससे 5 भागों में डिवाइड किया, पैटर्न ड्राइंग, तात्कालिक स्मृति, चित्र निर्माण परीक्षण। ये इसके भाटिया क्रियात्मक परीक्षण के 5 भाग है, कोस ब्लॉक डिजाइन, पासा एलोंग परीक्षण,
पैटर्न ड्राइंग, तात्कालिक स्मृति, चित्र निर्माण परीक्षण। आगे देखते हैं सामूहिक परीक्षण। इसमें आर्मी अल्फा, नौसेना, सेना सामान्य वर्गीकरण, दो ही याद रखने हैं सामूहिक शाब्दी में। आर्मी अल्फा का परीक्षण, आर्मी बीटा, सामूहिक एक शाब्दिक, ये दो तो कंफर्म जोड़ लो। इस आर्मी अल्फा, इस परीक्षण का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की जांच करने के लिए अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन द्वारा रॉबर्ट यक्स के निर्देशन में किया गया। दूसरा, नौसेना सेना सामान्य वर्गीकरण, इस परीक्षण का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय जिसके अंतर्गत अंक, शब्दकोश और ब्लॉक गिनने के प्रश्न थे। और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण में आर्मी बिट्टा परीक्षण, निरक्षर सैनिकों की जांच के लिए इस परीक्षण का अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन रॉबर्ट यक्स के निर्देशन में किया गया। दूसरा है कैटल सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण। यह परीक्षण सांस्कृतिक कारक, सामाजिक प्रभाव और पर्यावरणीय श्रेष्ठता से मुक्त होता है। कैटल सांस्कृतिक का मुक्त। शिकागो अशाब्दिक परीक्षण, अधिगम की घटना में वैश्वान दोष से ग्रसित बालकों के लिए यह परीक्षण उपयोगी है, शिकागो। और डियरबॉर्न सामूहिक परीक्षण, पिजन अशाब्दिक परीक्षण, ये याद रखने हैं। और दो इंपॉर्टेंट रह गए अन्य परीक्षण में, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। इसके अंतर्गत दो प्रकार के होते हैं, एक तो रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, ये तो बच्चों के लिए रंगीन। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, ये वयस्कों के लिए है। इस प्रकार के बनाए जाते हैं। इसमें ये फिट करना होता है, यानी सेट करना होता है। प्रत्येक एकांश में एक चित्र बना होता है जिसका एक हिस्सा काटकर टुकड़ों से मिला दिया जाता है और व्यक्ति को निश्चित समय में ढूंढकर बताना होता है। वेस्लर वैल्यू परीक्षण, वेस्लर ने 1939 में एक मापनी तैयार की जिसमें दो फॉर्म थे, प्रत्येक में 10 परीक्षण, जिसमें से 5 शाब्दिक 5 अशाब्दिक थे। आगे चलकर इनमें संशोधन हुआ, इनके नाम दिया गया वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी। इसमें 11 परीक्षण है जिसमें 6 शाब्दिक और 5 अशाब्दिक हैं। ये वयस्कों की बुद्धि को मापने का सर्वोत्तम साधन है 16 से 64 वर्षों के लिए, वेस्लर वैल्यू परीक्षण। आगे चलकर वेस्लर ने 6 से 16 वर्ष के बच्चों के और अत्यंत छोटे बच्चों के लिए अलग अलग मापनियां भी तैयार की है। तो ये है बुद्धि कंप्लीट। इसके क्वेश्चन आगे देखेंगे नई सीरीज में, और इतना पढ़ लोगे तो बहुत है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेवल से पढ़ना पड़ता है। किस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन इसी के अंदर से पुटअप होंगे, आपको मिलेंगे एग्जाम में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस सीरीज का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें।